हेलो एवरीवन, स्टडी IQ चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज का हमारा एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं GS 2 में। इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है हमारा। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और इंडिया का क्या रिलेशन है। एशिया, देखो क्वेश्चन है APEC एपेक और इंडिया के बीच में रिलेशन किस तरीके से है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन इसमें हमने दो तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं। मैं आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस बताऊंगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल रिलेशंस के पार्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हमें रेडी रहना है कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को भी कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे इसमें मल्टीपल डायमेंशंस लेके आएंगे हम इसमें, उन सबको हम देखेंगे। मेरा नाम संतोष चौधरी है। मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आप अगर इंस्टाग्राम पे मुझसे कोई भी यूपीएससी का क्वेश्चन है तो उसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको हर क्वेश्चन में बोलती हूँ कि आप इसे अटेम्प्ट करिए, आप इसका आंसर लिखिए एंड सेंड इट टू ईदर मी। आप मुझे भी भेज सकते हैं या फिर आप स्टडी IQ के ईमेल ID पे भी भेज सकते हैं। लेकिन जब तक आप हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आंसर्स हमें कभी भी परफेक्शन में नहीं आएंगे। तो इसके साथ ही हम आज का पहले क्वेश्चन देखते हैं। इफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपेक wants to remain as relevant and look forward to a new phase of Asia Pacific economic integration, it must include India as its member। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं कि जो एपेक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये एक मल्टी कंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे कि हमारा ब्रिक्स है, जैसे कि हमारा UN है, ये काफी बड़े हैं। जैसे एशियान है, बिल्कुल उसी तरीके से एपेक है। कभी हम देखेंगे क्या है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन ये है कि अगर एपेक रेलिवेंट रहना चाहता है और जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का नया फेज आया है, जिसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ऑफ USA या फिर जो छोटी कंट्री स्मॉल आइलैंड्स हैं, चाइना का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, अगर ऐसे फेज में इफ इट wants to stay relevant तो उसको इंडिया को अपना मेंबर बनाना चाहिए। तो स्टेटमेंट में बता दिया है कि देखो, इंडिया जो है अभी एपेक का मेंबर है नहीं, लेकिन अगर एपेक को रिलेवेंट रहना है तो उसको इंडिया को अपना मेंबर बना लेना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन के फ्रेमवर्क में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि यार एपेक है क्या। ठीक है, देखो ये वाली चीज है, इसको हम एपेक बोल रहे हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी कंट्रीज का, इसको हम एपेक बोल रहे हैं। उसके बाद में हम बताएंगे कि इंडिया और एपेक का क्या रिलेशन है, क्यों इंडिया जो है वो एपेक का मेंबर नहीं है। और उसके बाद में हम क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट करेंगे और बताएंगे कि अगर एपेक को रेलेवेंट रहना है तो उसको इंडिया को मेंबर बनाने से ये फायदे होंगे, अपॉर्चुनिटीज होंगी, ये एडवांटेज होंगे। इन सब पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम एक वे फॉरवर्ड में बता देंगे, हम आगे वे फॉरवर्ड लिख देंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बड़ा स्टेटमेंट देख के हमको कभी कभी डर लगता है कि पता नहीं क्या क्वेश्चन होगा, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत सिंपल है। एपेक के बारे में पूछा है, एपेक को अगर रेलेवेंट रहना है, नया जो एशिया पैसिफिक रिलेशंस का फेज आ रहा है उसको अगर उसको मेंटेन करना है तो इंडिया को मेंबर बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या बताना है कि भाई हमको मेंबर बनाया इंडिया को तो आपको ये फायदे होंगे, आप ऐसे रेलेवेंट रह सकते हो। तो हमें हमारे प्लस पॉइंट्स बताने हैं। दूसरा एक तरीका इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमसे ये पूछ लिया जाए कि हमको एपेक से क्या फायदा है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एपेक को इंडिया से क्या फायदा है, ओके, एपेक को इंडिया से क्या फायदा है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यार इंडिया को एपेक से क्या फायदा है। आप समझ रहे हो, दो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं। एपेक को इंडिया से क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इंडिया को एपेक से क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये दोनों दो बिल्कुल ही अलग चीजें हो जाएंगी। तो हमको दो अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, हमको ये बताना है कि एपेक को इंडिया से क्या फायदा है, ओके। दूसरे तरह का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंडिया को एपेक से क्या फायदा है, कि हमको अगर हम उसका मेंबर बन जाते हैं तो हमको क्या क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। तो ये हमारे दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले देखो एपेक है क्या।
1889 के अंदर एक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन नाम का एक रीजनल फॉर्म बना था, रीजनल इकोनॉमिक फॉर्म, जो एशिया और पैसिफिक की जो इंटरडिपेंडेंस हो रही थी उसको बताने के लिए था। अभी ये ना एक बार मैप देखो, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे आपको ठीक से समझ आ जाएगा। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको पूरा, ये सारे एपेक के मेंबर्स हैं, जो ग्रीन कलर के हैं ये सारे एपेक के मेंबर हैं। इनके बीच में कौन सा आ रहा है, पैसिफिक ओशियन आ रहा है, राइट। तो इनके बीच में जो डायरेक्ट ट्रेड हो रहा है, इनके बीच में जो रिलेशंस ग्रो हो रहे हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए एक नया ऑर्गेनाइजेशन, एक नया कॉर्पोरेशन फोरम बनाया गया था, एपेक, कि इस पैसिफिक ओशियन के दोनों तरफ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया की जो कंट्रीज हैं, इन सब के बीच में अच्छे से कॉपरेशन हो, इंटरडिपेंडेंस हो, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था और उसी का नाम था एपेक। तो इसका एम क्या था कि इस एरिया में जो भी लोग रहते हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी हो, एक बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इनोवेटिव एंड सिक्योर ग्रोथ होनी चाहिए। तो इन सब के लिए एपेक को बनाया गया था। जनरली जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं ना, इसका नाम ही ऐसा है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान देंगे कि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या दोनों एक दूसरे के लिए इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, क्या दोनों में एक दूसरे में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा, दोनों में जब ट्रेड होता है तो क्या ये टैरिफ को लेके कुछ एग्रीमेंट्स करते हैं या नहीं करते। तो इस तरह के इश्यूज यहाँ पे बात होती है, इनके बारे में बात होती है। तो ये है हमारा एपेक है। तो ये एपेक क्या है, ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है। मेन सपोर्ट यही है इसका कि एशिया पैसिफिक के चारों तरफ जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनके अंदर एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी को लेके आया जाए। ओके, 21 मेंबर हैं इसके, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। लगभग 2.8 बिलियन पीपल और 59% ऑफ द जीडीपी और 49% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। देखो कितना ह्यूज है ये, लगभग आधे से ज्यादा वर्ल्ड का जीडीपी इन कंट्रीज के अंदर फॉल होता है और लगभग 49% तक का जो वर्ल्ड ट्रेड है वो भी यहाँ पे फॉल होता है। अच्छा, 1994 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर एक सबमिट हुई थी, तो ये बोगर गोल्स थे। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, बोगर गोल्स क्या थे। तो बोगर गोल्स में एपेक का एक एम सेट करा गया था। क्या सेट करा गया था कि फ्री एंड ओपन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होगा, फ्री एंड ओपन ट्रेड होगा। कहाँ पे, एशिया पैसिफिक बाई 2010 फॉर द इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज एंड 2010 तक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ये एक इसका गोल सेट करा गया था, फ्री एंड ओपन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे, एशिया पैसिफिक में और इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज में और डेवलपिंग इकोनॉमीज में। ये इसका गोल था। हालांकि आपको लिखना नहीं है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखना है कि एपेक क्या है, उसका गोल क्या है। बाकी सब तो मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि आप भूलो ना इसको। अच्छा, इंडिया ने ना, हमने रिक्वेस्ट करा था कि हमको मेंबरशिप दे दो एपेक की, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। और उन्होंने क्या बोला था कि इंडिया का जो बॉर्डर है वो पैसिफिक ओशन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है, तो इंडिया को इसका मेंबरशिप नहीं दिया गया था। लेकिन नवंबर 2011 में पहली बार इंडिया को एज एन ऑब्जर्वर के हिसाब से यहाँ पे ले लिया गया था। और यहाँ पे ये जो ग्रुप है ना, जो एपेक है, ये काफी यूनिलैटरलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म की हीट को फेस कर रहा है। इनमें अपने क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि रेलेवेंट है, रहेगा या नहीं रहेगा। जो नए एशिया पैसिफिक के इकोनॉमिक रिलेशंस चेंज हो रहे हैं उनके बीच में क्या ये अपनी जो रेलेवेंट है उसको रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। तो ये इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे हीट ऑफ यूनिलैटरलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म की ज्यादा वेव चल गई है। तो इनके बीच में ना कंपटीशन और डाइवर्जेंस आने लग गया है। तो कंपटीशन एंड डाइवर्जेंस की वजह से ये ग्रुप जितना यूनाइटेड रहना चाहिए उतना ना रह के थोड़ा बिखरने लग गया है। स्पेशली जब से यूएस चाइना का ट्रेड वॉर की बात हुई है तब से स्पेशली इसमें ज्यादा ही दिक्कत आने लग गई है। तो अभी देखते हैं कि क्यों एपेक को इंडिया की जरूरत है। जो हमने बात करी थी ना कि अगर एपेक इंडिया को अपना मेंबर बना लेता है तो उसकी रेलेवेंस और जो चेंजिंग रिलेशंस हैं वो अभी भी इसमें सस्टेन कर सकता है। तो क्यों हम बोल रहे हैं कि एपेक को इंडिया की जरूरत है। सबसे पहले देखो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, देखो एशिया का 3rd लार्जेस्ट, ठीक है, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया, इसको रिप्रेजेंट करता है।
और इंडिया का मार्केट कितना प्रॉमिसिंग है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो पूरे एशिया पैसिफिक में वन ऑफ द हाईएस्ट, लाइक पूरे वर्ल्ड में सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है हमारा, मार्केट बहुत प्रॉमिसिंग है हमारा, ग्रोइंग इकोनॉमी है, वी हैव द मनी। सो इंडिया की जो मिडिल क्लास है ना, इट इज लाइक अराउंड 450 मिलियंस इन 2030 हो जाएगी। तो हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ड्रीम देख रहे हैं, दैट विल बी वन डे सक्सेसफुल, वेरी सून सक्सेसफुल। तो उसके लिए इंडिया के पास मार्केट है और एपेक को क्या चाहिए कि वहां पे उनका जो इंडस्ट्रीज है उनको क्या चाहिए, इकोनॉमिक ऑपरेशन। इकोनॉमिक ऑपरेशन मतलब उनको चाहिए कि ट्रेड हो, टैरिफ हो, मार्केट हो, इन्वेस्टमेंट हो, यही सब चीजें होती है इकोनॉमी में। तो इंडिया ये सब प्रोवाइड कर रहा है। एंड देन द बूस्ट टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एपेक की जो इकोनॉमीज हैं वो काफी स्लगिश ग्रोथ पे चल रही है। और वैसे में अगर इंडिया जो एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, जो एक बहुत बड़ा मार्केट है, अगर वो बनता है तो क्या उनके रीजनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को पुश नहीं करेगा इंडिया? यहाँ पे डेफिनेटली पुश करेगा। लेबर सप्लाई की देखो, इंडिया का जो लेबर सप्लाई है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और स्पेशली हम इतनी यंग पॉपुलेशन है, तो ऐसे में जो एपेक कंट्रीज हैं अगर उनकी एजिंग पॉपुलेशन और श्रिंकिंग वर्क फोर्स हो रही है, तो इंडिया का जो यूथ है वो ऐसी कंट्रीज में भी वर्क अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड कर रहा है। हमारी लेबर हो सकती है वहां पे जा सकती है काम करने के लिए, हम वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो अपने पीपल को, अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे करके भी अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर है लेजिटिमेट स्टेक होल्डर्स इन द रीजनल एंड ग्लोबल गवर्नेंस, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सेकेंड लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो इंडो पैसिफिक के एरिना के अंदर काफी, और हमारे जो रिलेशन हैं, चाहे आप कनाडा के साथ बात कर लो, चाहे आप यूएसए के साथ, चाइना के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया के जो इंडिविजुअल रिलेशन विद दीज कंट्रीज हैं वो भी काफी अच्छे हैं। तो ऐसे में इनके साथ ही इंडिया का जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो भी रीजनल एंड ग्लोबल गवर्नेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट्रिटी, अच्छा देखो, आउटसाइड ऑफ द वेस्ट यूरोप जो है, मोस्टली जो कैपिटल सरप्लस है ना वो एशिया पैसिफिक के अंदर ही है। या तो यूरोप सबसे रिचेस्ट में आता है, उसके बाद में एशिया पैसिफिक की ऐसी कंट्रीज हैं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं, बहुत उनमें पैसे हैं, बहुत उनमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ऐसे में इंडिया बैडली नीड्स इन्वेस्टमेंट, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे उनको लेबर भी अच्छी मिलेगी एंड मार्केट भी अच्छा मिलेगा। फिर इमर्जेंस ऑफ इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट, आपको ये पता होगा कि यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, इनका क्वाड बना है ना, ऑस्ट्रेलिया इनका क्वाड बना है। क्वाड के साथ ही इंडिया के खुद के यूएसए के साथ रिलेशंस मान लो, या फिर जो इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट है इसमें इंडिया एज ए की प्लेयर इमर्ज होके आ रहा है। तो ऐसे में जो भी अगर एशिया पैसिफिक की पॉलिसी बनती है या इनमें कुछ भी नए एग्रीमेंट्स बनते हैं, स्टैंडर्ड्स फॉर द मेंबर कंट्रीज, तो इंडिया के लिए, इंडिया वैसे भी इतना स्टैब्लिश्ड है वहां पे, तो इंडिया विल ब्रिज दिस गैप एंड जो ट्रेड रिलेशन है इनको काफी इम्प्रूव कर सकता है। इसके साथ ही देखो, यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से एपेक के अंदर रिफ्ट आ गई है। पैसिफिक के दोनों तरफ, ईस्ट एंड वेस्ट की जो दो मेजर कंट्रीज है, यूएसए एंड चाइना, इन दोनों में जो सबसे ज्यादा मेजर ट्रेड भी यहीं पे ही होता है, मेजर इकोनॉमीज यही है। अगर ऐसे मान लो कि घर में जो दो बड़े भाई हैं, जो सबसे पावरफुल भाई हैं, अगर वो लड़ाई करना स्टार्ट कर दे, तो घर के जो बाकी मेंबर्स हैं, जो छोटे मेंबर्स हैं, उनमें डेफिनेटली रिफ्ट आ जाएंगी। तो यूएस ट्रेड चाइना वॉर की वजह से एपेक के अंदर भी इस तरीके रिफ्ट आना स्टार्ट हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। इंडिया का आपको पता होगा कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट का पॉलिसी अपनाया था, तो स्टिल वी आर फॉलोइंग द नॉन अलाइनमेंट एंड वी आर फ्लैग बेरर टू द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड। तो ऐसे में जो स्मॉलर कंट्रीज हैं एपेक के अंदर, जो इंडोनेशिया सॉरी चाइना और यूएसए के अलावा जो छोटी कंट्रीज हैं, जो स्मॉल आइलैंड्स हैं, जिनको इतना से नहीं है, उनको इंडिया बहुत ही सपोर्ट कर सकता है और अपने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के साथ इस चीज को काफी मीडिएट भी कर सकता है। नाउ इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग का रिसर्जेंस का जो पाथ है, जैसे कि अभी हमने आत्मनिर्भर भारत की बात कर लीजिए, आप मेक इन इंडिया की बात कर लीजिए, इन सब में ये एपेक को अल्टरनेट दे सकता है कि चाइना में ही मैन्युफैक्चरिंग गुड नहीं है, हमारे पास भी इन्वेस्टमेंट है, मनी है, मार्केट है, लेबर है, सब कुछ है, सो वी आर गिविंग एन अल्टरनेट टू चाइना। तो दूसरा हमारा ये भी एक अच्छा एडवांटेज है। ये हमारा जो हम इस पार्ट में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ना, वो खत्म हो गया, ठीक है। अभी सेकंड पार्ट मैंने क्या बताया था कि यार इंडिया को क्या फायदा होने वाला है एपेक से, तो हम देखते हैं कि इंडिया के लिए एपेक की क्या सिग्निफिकेंस है। कि यार हम अगर किसी चीज के मेंबर बन रहे हैं तो हम हमेशा अपना प्रॉफिट भी देखते हैं कि हमें हमारे लिए कितना प्रॉफिट होगा। तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक कि
एपेक से इंडिया को कितना फायदा है। नाउ हम 1993 से कोशिश कर रहे हैं कि हमें मेंबरशिप दे दो, लेकिन नवंबर 2011 में सबसे पहले हमें ऑब्जर्वर बनाया गया था। नाउ एपेक हमने बात करी कि 47% ग्लोब ट्रेड हो गया, 60% वर्ल्ड जीडीपी हो गया, इन सबको हैंडल करता है। तो इंडिया की जो ग्रोइंग ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो एपेक के एजेंडा के साथ मैच होती है। हमें भी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, उनको भी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। हमारे रिलेशंस भी इंडिविजुअल के साथ भी अच्छे हैं, हमारे जो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे भी इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं। तो रीजनल इंटीग्रेशन थ्रू ट्रेड या इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन, इन सब के अंदर भी इंडिया का जो एम है वो एपेक के एम के साथ अलाइन होता है। तो हमको क्या होगा कि अपने एम को पाने के लिए थोड़ा पुश मिलेगा। तो ये हमारे लिए बढ़िया एडवांटेज की बात रहेगी अगर हम ये ले लेते हैं। फिर इंडिया 6th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमीज के अंदर है, जो डबल हो जाएगी। तो हमको क्या चाहिए कि हमारा ट्रेड इंक्रीज हो, हमारा ना जो ट्रेड सरप्लस नहीं है, हम हमेशा ट्रेड डिफिशिएंट में चलते हैं, मतलब स्पेशली हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो ये वाले क्या ओपनिंग मार्केट्स है, डेवलपिंग वर्ल्ड है, तो यहाँ पे हमको भी मार्केट प्रोवाइड होगा। तो हम जब बात करते हैं आत्मनिर्भर की, डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करना है, तो उसको सामान को बेचने के लिए हमें मार्केट भी तो चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या होगा कि अगर हम ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं यहाँ पे, तो हमको बाहर आउटवर्ड साइड में एशियन कंट्रीज के अंदर मार्केट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और इसके साथ ही हमारा तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमने अपना के रखी है, तो यहाँ पे इंडिया के ये जो एंगेजमेंट्स हैं एपेक के साथ, तो ये भी हमारे अलाइंड होंगे। और दूसरा कि मतलब देखो, जब हम बात करते हैं कि हम ना 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, हम लोग 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट अचीव करेंगे, तो इन सब के लिए हमको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये जो एपेक है ना, एपेक हमको क्या करेगा, एपेक हमको बड़ा मार्केट और सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगा। मार्केट कैसे प्रोवाइड कर रहा है, आप फिर से एक बार मैप देखना, सबसे पहले वाला, लेट मी जस्ट शो यू द मैप। ये देखो, जो छोटी कंट्रीज दिख रही है ना आपको, ये सारी कंट्रीज ये मार्केट है। ओके, चाइना इटसेल्फ इज अ मार्केट फॉर अस, ये सारे मार्केट कंट्रीज हैं। यहाँ पे हम अपना इन्वेस्टमेंट करके या हम जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे सेल करके हमारा मार्केट बना सकते हैं, और साथ ही वहां से इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। अच्छा, एपेक की मेंबरशिप जो है, इट विल नॉट ओनली हेल्प अस इन ग्रोइंग द इकोनॉमिक कॉपरेशन, बल्कि हमको प्रोसेस एंड गाइडलाइन में भी हेल्प करेगी। और एपेक के साथ इंडो यूएसए की जो रिलेशनशिप्स हैं, जो मतलब अभी तो खैर अभी नई इलेक्शन से न्यू रिजल्ट के साथ वी आर वेरी होपफुल कि अभी हमारे रिलेशंस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो एक तो ये चीज हो जाएगी, और दूसरा इंडिया का जो एशिया इंडो पैसिफिक या जो रीजन ऑफ इंडो पैसिफिक है, इट कन्वर्ज विद द इम्पोर्टेंट मेंबर कंट्रीज, कि हम लोगों को इसको बहुत ही सेफ बनाना है, फ्री इन्वेस्टमेंट, फ्री ट्रेड होना चाहिए। तो उसमें जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये जो मेजर कंट्रीज है, इनके साथ हमारा जो व्यू है वो मैच होता है। तो ये हम लोगों को फायदा है कि यार हमने अगर मेंबरशिप लिया ना, तो हमको ये इसका बेनिफिट मिल सकता है हमारे इकोनॉमिक कॉपरेशन के अंदर, और हमारी जो मल्टीलेटरल रिलेशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज या मेजर कंट्रीज के साथ, उसमें हमको ये फायदा हो सकता है। वे फॉरवर्ड की अगर बात करेंगे ना, तो देखो मल्टीलेटरलिज्म डिक्लाइन हो रहा है, स्पेशली कोविड के मामले में और भी ज्यादा कम हो गया, प्रोटेक्शनिज्म हो गया, जेनोफोबिया हो गया, इन सब के मामले में मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं। अभी इंडिविजुअल 2 कंट्रीज बायलेटरल एग्रीमेंट ज्यादा होने लग गए हैं, प्रोटेक्शनिज्म इंक्रीज हो रहा है, ट्रेड वॉर हो रहा है। तो इसकी वजह से ये बहुत प्रेशर है एपेक पे कि वो परफॉर्म करे। ना सिर्फ एपेक पे, जनरली ये सारे जितने भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से प्लेटफॉर्म से, उन सब पे ये प्रेशर है। तो ये कहा जा सकता है कि यार एपेक को ना बिना इंडिया के थोड़ा इनकम्पिटेंट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की पोजीशन एशिया एंड पैसिफिक एंड इवन द ग्लोबल, मतलब लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, इन सारे एरेनाज के अंदर इंडिया का पोजीशन इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर एपेक इंडिया को अपना मेंबर नहीं बनाता है, तो उनके लिए अपनी पोजीशन को सस्टेन करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब ऐसा नहीं है कि एपेक सिर्फ इंडिया को अपना मेंबर बनाएगा, सारी प्रॉब्लम चुटकी में दूर हो जाएगी, नहीं। पर हाँ, हम हेल्प करेंगे, उसके साथ ही एपेक को भी ये कोशिश करनी होगी कि वो खुद अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, जो ओपननेस है उसको लेके आए। अच्छा, पेंडेमिक की सिचुएशन या इकोनॉमिक रिसेशन के अंदर वर्ल्ड में ये बहुत डिमांड है कि हम कुछ इनोवेटिव वेज लेके आए, नए कॉपरेशंस करें। अभी हमें और भी ज्यादा जरूरत है कि जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब एक साथ आए। जो हमारी जो इकोनॉमी रुक गई है, जो हमारी पूरी दुनिया, जो हमारी पूरी चलती जिंदगी की गाड़ी है, अगर वो एकदम पॉज हो गई है ना, तो उसमें सबको एक साथ आके इनोवेटिव वेज में उस गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा, हमें उसे किक स्टार्ट करना पड़ेगा, और ग्लोबल जो ग्रोथ इंजन है उसको भी हमको धक्का मार के वापस
इनोवेटिव वे से चालू करना पड़ेगा। तो ऐसे के अंदर अगर इंडिया एपेक रिलेशनशिप इंप्रूव होता है तो वो एक बहुत ही अच्छी बात होगी। इंडिया को जरूरत है और एपेक को भी जरूरत है कि हम इस सिचुएशन को प्रायोरिटी करें और इसमें पार्टिसिपेट करें। तो ये हमारा क्वेश्चन था, समझ आ गया आपको? एपेक क्या था हमने देख लिया। किस तरीके से एपेक अगर इंडिया को अपना मेंबर बनाता है तो वो उसके लिए फायदेमंद रहेगा कि वो रेलेवेंट रहे और जो चेंजिंग रिलेशंस हैं उनमें भी ध्यान रखे। दूसरा हमने ये भी देख लिया कि अगर इंडिया एपेक का मेंबर बनता है तो इंडिया को एज ए मेंबर क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग भी है। इसके साथ ही आप लोग आंसर्स, प्लीज आंसर्स लिखना, जैसे भी फ्रेमवर्क हो, जिस तरीके से भी रफ आंसर बनाओ, आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो, खुद से भी चेक कर लो उसको। और आप चाहो तो मुझे भी यहाँ पे little_simple_बुद्धा पे भेज सकते हो, या फिर आप स्टडी IQ की ईमेल आईडी पे भी फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, सो इस क्वेश्चन के अंदर इतना ही। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।